हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। एडमिट कार्ड मीन यहाँ से आ रहा है सिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको पता चल वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, आप जो सिर्फ 3 10 करेंगे, ठीक है, सेकंड करेंगे। चलिए सामने वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 261 853 और 1221 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में जिससे यहाँ का जिससे 261 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। मतलब वो नंबर बताइए इनमें से जिससे जिससे हम अगर इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो जो रिमाइंडर 5 बच रहा है उसे 5 हटा दो। इट मीन्स 256 को कंप्लीट डिवाइड करें, यानी 853 है तो कितने 847 नहीं 848 को कंप्लीट डिवाइड करें और 1216 को कंप्लीट डिवाइड करें। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो वही आंसर होगा। अगर हम सोल्व करें 18 से तो 18 में 9 आएगा, 9 जो 3 से कटने वाला है, 9 का डिजिटल सम 6 5 11 13, ये यानी ये ऑप्शन नहीं होने वाला है क्योंकि यही नहीं कट रहा 9 से। तो इसके बाद में आप अगर 16 से चेक करें, 16 से 17 19 को बाद में देखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। हम 16 से डिवाइड करें, 16 कम 16, 16 का स्क्वायर 256, ये 16 से कट रहा है जी। 16 85, 16 83 ये भी कट रहा है, 16 7 100, 16 96 ये भी कट रहा है, यानी केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा नंबर है जो इन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 जो कॉसैक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू पुट कर लो सिंपल, ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 1 प्लस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कितनी होती है दोस्त 1/√2 का 4, इसकी पावर 4 माइनस 1/√2 की पावर 4 है क्या नहीं, इंटू कोसेक स्क्वायर जो कि कितने होता है √2 की पावर 2। सिंपली ये चीज़ बन के आएगी, ये तो कट ही जाएगा। तो 1 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर कितना आएगा 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3/2 81/16 और 9/8 का एलसीएम फाइंड करना है। जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं जी, एलसीएम का फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए एलसीएम का फ्रैक्शन फाइंड कर सॉरी फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेने वाले हैं 3 का 81 का और 9 का, इनका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे जी। और जो डेनोमिनेटर है उनका लेंगे एचसीएफ, 2 का 16 का 8 का। तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा जी। अगर मेरे को एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले को एचसीएफ, अगर मेरे को एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। जो निकालना है वो ऊपर वाले का निकालना, ठीक है, नीचे वाले का दूसरी चीज़। 3 81 और 9 का एलसीएम 81 होगा जी, और एचसीएफ कितना होगा 2 का 16 का और 8 का 2 होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 81/2। बड़ा सिंपल साधारण सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप देखो इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्ताकार सिलेंडर के कुल सतह का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र को 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की कॉस्ट जो है 18,425 रुपये है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? ओके, देखो हमें हाइट दे रखी है सिलेंडर की 30 मीटर, और उसको इस सिलेंडर ये है जी, है नहीं, और इसे जो है पेंट करने के लिए चारों तरफ से पेंट किया गया है जी इसे, है नहीं। इस तरीके से पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 18,425 रुपये है, और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे पेंट किया गया है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं इसका CS से निकालने की, तो 2πRH में कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा सर मैं 18,425 रुपये लगे हैं, 18,425 टोटल खर्चा आया है, और एक प्रति वर्ग मीटर में 25 रुपये का खर्चा आ रहा है, और कितने करवाना है मेरे को 2πRH, इतनी जगह में पेंट करना है।
तो अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूंगा दोस्त, तो क्या निकल के आएगा, इसका सी एस से निकल के आ जाएगा, यानी 25 से डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाइंड क्या कर सकता हूँ, आर फाइंड कर सकता हूँ। और फाइनली फिर मैं क्या निकाल लूँगा जी, वॉल्यूम निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास हाइट है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ फाइंड करनी है, बस सोल्व करना है। यहाँ से 2 गुणा पाई के लू 22/7, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच फाइंड करना, 2 पाई 22/7 गुणा आर, एच कितना मेरे पास 30 इज इक्वल टू 18,425 डिवाइड 25, ये आएगा ना। आप बोलोगे जी सर यही आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसे केवल हमें थोड़ा सा सोल्व करना है। देखो देखो 5 4 9 और 1 10, 8 2 10, 11 से कटने वाला, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितने बचेंगे दोस्त, 7 बचेंगे, 11 छंग 66, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 11 7 77, 11 पंजे 55, 11 से कट गया कंप्लीट। उसके बाद में आप 25 से काट सकते हो, 25 छः 150, कितने बचेंगे 17, 25 से 150, 25 छः 150, 25 7 175, नहीं 67 आ गया। तो फाइनली मेरे पास कितना बन के आएगा, 4 इंटू आर इंटू 30 इज इक्वल टू 67, एम आई राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो 67/4 इंटू 30। ठीक है, आर की वैल्यू बड़ी अजीब सी निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 25 छः 150, 17 बचेंगे, 25 7 175, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 22/7, आर कितना है जी, आर की वैल्यू पुट करेंगे 67/30 चौक 120, एक बार आर और करना है 67/120 और इंटू एच। ठीक है, एच कितना है 30 गिवन है मुझे, इसे केवल सोल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, इसे बस सोल्व करके हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व करना। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका 4 अलग अलग दिनों में 4 दुकानदार ए बी सी ओ डी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, यदि सभी 4 दिनों को मिलाकर ए और बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद क्रम से 3000 और 3500 है, तो बी द्वारा मंगलवार को बेचे गए उत्पाद ए गुरुवार को बेचे गए उत्पादों से कितने अधिक या कम है। ओके ठीक है जी, देखो पहली बात तो कह रहा है कि ए बी सी डी में जो है ना 3000, ए और बी में 3000 और 3500 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ए और बी में 3000 तो इसमें बिक रहे हैं जी, तो 1500 1500 8 2300, यानी यहाँ पे 700 बिक रहे होंगे जी, ये भी तो 3000 होंगे, बी में 3500 बिक रहे हैं जी, 1200 और 1000, 2200 और 8 3000, तो 500 यहाँ बिक रहे होंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बोल रहा है कि बी द्वारा मंगलवार को, तो भाई साहब बी तो ये है और मंगलवार की बात ये है जी, बी द्वारा मंगलवार को बेचे गए प्रोडक्ट ए द्वारा गुरुवार को बेचे गए प्रोडक्ट से कितने अधिक या कम है। ए द्वारा बेचे गए गुरुवार को थर्सडे, कितने कम या अधिक है, आप बोलोगे सर कितने कम है, 200 कम है, 500 माइनस 700 200 कम है ना, तो आंसर कितना आएगा 200 लेस। ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितने अधिक या कम है, यानी कि 500 कितने कम है ए से, मतलब 500 700 से कितने कम है, 200 कम है, तो 200 लेस आएगा, 200 मोर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर है नी, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखो ध्यान से समझना, एक वृत्त का त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है, सर्कल ये है जी, ठीक है ये सेंटर है इसका, त्रिज्याओं से जो बना खंड होता है उसे त्रिज्याखंड बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं इसे, यानी इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये इसका एरिया होता है जी। ठीक है, याद रखना आप। अब थोड़े से दिमाग लगाना हल्का सा, देखो अगर मैं इस आर्क की बात करूं, आर्क की, अगर मैं इस आर्क की बात करूं यहाँ से, तो इस आर्क की लेंथ कितनी होती है, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, इस आर्क की लेंथ कितनी होती है जी, होती है सर 2 पाई आर, ये पूरी 360 के लिए होती है जी, थीटा के लिए कितनी होगी अगर यहाँ पर एंगल थीटा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब मैं यहाँ चलता हूँ, जरा यहाँ से ध्यान समझना, मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 2 के ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो 2 पाई आर अपॉन
360, 2 के ऊपर गई तो 2 के नीचे भी करनी पड़ेगी, है नहीं। और यहाँ पर एक आर और है और थीटा और है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या आ गया जी, 2 पाई r/360 इंटू थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा दोस्त, 2 पाई r, इधर लिखता हूँ मैं, चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, 2 पाई r/360 इंटू थीटा, और एक आर बच गया जी, और 2 ऊपर, 2 के ऊपर गुणा करिए तो 2 के नीचे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सी लिख सकता हूँ, सी। तो CR/2 ये भी एरिया होता है, ये भी क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है। सी क्या, यहाँ पे चाप की लंबाई, आर्क ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क्स लेंथ होगी। अब बस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि त्रिज्या खंड का परिमाप दे रखा 24, त्रिज्या खंड का परिमाप गिवन है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, त्रिज्या खंड का परिमाप को क्या क्या होगा, सर ये त्रिज्या खंड का पूरा परिमाप ही तो है, ये त्रिज्या खंड है पूरा, ये परिमाप दे रखा है, ठीक है। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, थीटा इसे लिखे रहने दो। हमें गिवन क्या है, हमें जो पार्ट गिवन है वो है जी, हमें दिया हुआ है 2r, यानी दोनों तो रेडियस और प्लस सी, ये गिवन है कितना, 24, है नहीं। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू में दे रखी है 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 है तो 2 3 6 18 आ गया, यानी आर्क लेंथ आ गया 18, आर्क लेंथ कितनी आ गई, 18। अब मैं एरिया इजीली निकाल सकता हूँ, एरिया क्या होगा दोस्त, वो होगा CR/2, यानी 18 गुणा आर कितना, 3/2, तो कितना आ जाएगा इसका एरिया, 27, कितना आ जाएगा दोस्त, 27, यानी त्रिज्या खंड का एरिया 27 होगा। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच का अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, जबकि उनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। देखो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एसएससी के हर एक एग्जाम में, ध्यान से समझना चीज़ों को। एक सर्कल ये है जी, एक सर्कल ये है, दो तरह की यहाँ पर टेंजेंट्स बन सकती हैं, एक तो बनती है जी कॉमन टेंजेंट और एक बनती है ट्रांसवर्स टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट में फ़र्क समझना आप ध्यान से। अगर मैं कॉमन टेंजेंट में इसे ए पॉइंट इसे बी पॉइंट मानूं और यहाँ पर मानूं सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये क्या है जी, ये है जी इनके केंद्र के बीच की डिस्टेंस, क्या है दोस्त, डी। ये हमारे पास है डी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है, C1 एंड C2। ये क्या है दोस्त, ये है जी R1 और रेडियस R2, ठीक है। अगर मेरे को ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से समझना, D² माइनस R1, ए बी की लंबाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर मेरे को सी डी की लंबाई निकालनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, अनुप्रस्थ त्रिज्या, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा जो होगी वो छोटी होगी, यानी छोटी कैसे होगी, इसमें से ज़्यादा घटाना पड़ेगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे को ए बी और सी डी निकालने के ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको एग्जाम में एक नंबर चाहिए तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक नंबर जरूर आएगा, ये समझ लीजिए आप, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब मेरे को पूछ क्या रहा है, ये सी डी की लेंथ पूछ रहा है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ये याद रखनी है आपको। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो छोटी होती है जी, किससे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे डी कितना गिवन है, वो कह रहा है कि उनकी जो डिस्टेंस है ना केंद्र के बीच की वो 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब इनकी रेडियस 6 प्लस 4 10 का स्क्वायर, तो 196 माइनस 196 आएगा, और 96 को 32 या 96 या कितना आएगा, 16 6 96 हो जाएगा, यानी 4√3, 4√6, कितना हो जाएगा दोस्त, 96 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4√6। तो अगर सी डी की लेंथ की बात की जाएगी तो कितनी होगी जी, 4√6। अच्छा अगर यहाँ पे ए बी की लेंथ की बात की जाएगी तो कितनी होगी ए बी की लेंथ, तो D² यानी 14 का स्क्वायर और माइनस में 6 - 4 2 का स्क्वायर, तो वो इतनी होगी जी, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली
वस्तु खरीदी, लेकिन उनमें से 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी और खराब होगी, ठीक है। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए, है नी। ओके। सुखवीर द्वारा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसने वह प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई। देखो लागत मूल्य 100% होगा जी। किसी भी, अगर मैं बात करूं किसी भी वस्तु का लागत मूल्य, अगर मैं बात करूं 100% होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, 30% वस्तुएं तो बिक नहीं सकी, वो खराब होगी। मतलब अगर टोटल 10 वस्तुएं थी तो 3 तो खराब होगी, और जो खराब होगी उसको तो कोई पैसा मिला ही नहीं, यानी 3 वस्तुओं पर 100% का ही लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कितनी वस्तु बची, 7 वस्तु बची। 7 वस्तु को उसने उस हिसाब से बेच दिया कि ओवरऑल 19% का प्रॉफिट हो जाए, 19% का प्रॉफिट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो बाकी की वस्तुएं हैं उसे सीपी से कितने परसेंट अधिक मूल्य पर बेचा। तो भाई साहब 300%, मैं यहाँ पर एवरेज वाला कंसेप्ट लगा दूंगा, +7x अपॉन 3 + 7 = 10 = 190, यानी कि 7x की वैल्यू कितना आ जाएगी 490, x कितना आएगा 70, कितना आ जाएगा तो 70, यानी x 70 आ गया ना। इसका मतलब 70% अधिक पर उनको बेचा, 70% अधिक पर उन बाकी वस्तुओं को उसने सेल किया है, तब फाइनली उसे 19% प्रॉफिट हुआ जाकर। ठीक है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है जबकि शेष राशि, अच्छा 20% सेव कर रहा है, शेष राशि भोजन, किराया और शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च होता है जबकि 12,800 रुपये किराए पर, ओके, 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च करता है। शॉपिंग पर खर्च की गई रकम कुल खर्च का 11.25% है। शॉपिंग पर खर्च की गई रकम जो कुल खर्च का, ओके ओके, सुनो जरा ध्यान से जरा। शॉपिंग पर खर्च की गई जो रकम है कुल खर्च का 11.25% है, ओके। देखिए जरा ध्यान से समझना, कुल खर्च कितना हो रहा है, देखो 20% तो वो सेव कर रहा है नी। तो कुल खर्च कितना हो रहा है, 80% खर्च हो रहा है। सेव कितना कर रहा है भाई, सेव कर रहा हो 20%, है नी। तो खर्च कितना हो रहा होगा, एक्सपेंड कितना हो रहा होगा, वो 80% एक्सपेंड कर रहा होगा, 80% खर्चा कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फाइनली हमसे पूछ रहा है भोजन पर कितना पैसा खर्च किया उसने। अब वो कह रहा है कि शॉपिंग पर कुल खीगी, शॉपिंग पर कितने रुपए खर्च करे उसने, पहले ये नोट कीजिए आप जरा एक बार। 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च कर रहा है, मतलब शॉपिंग पर 7,200 रुपये खर्च कर रहा है। वो कह रहा है कि 7,200 रुपये ऑन शॉपिंग, ठीक है, 7,200 रुपये शॉपिंग पे खर्च कर रहा है जी, 7,200 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि कुल खर्च का 11.25% है, कुल खर्च का 11.25%, कुल खर्च कितना 80%, यानी 80% का भी 11.25%, 11.25% के लिए डिवाइड शो कर दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, यानी 80% का मेरे को निकालना, तो 20 × 80, 20×5 = 100। और मेरे को फाइंड जो करना है भोजन पर कितना पैसा खर्च कर रहा है वो, तो भोजन पर कितना पैसा खर्च है 15%, आय का 15%, यानी कि 15% की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी। इसे सोल्व कर लेंगे बस हम, 5 से ही काट लेंगे, 7,200 डिवाइड 4 और गुणा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और गुणा 15, है क्या नहीं। 2.25 की मल्टीप्लाई 4 में रहेंगे 9 आ जाएगा, 9 से 8 बार कट जाएगा और 15 × 8 = 120, जो कि होगा 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ के चलना है आपको। दरअसल यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पर जो रखेंगे वो 80% नहीं लिखेंगे, खाली 11.25 रख देंगे इंटू 15, लेकिन वो कह रहा है कि खर्च का 11.25% जो है वो शॉपिंग करता है, खर्च का 11.25%, यानी खर्च कितना हो रहा है 80%, उसका 11.25% शॉपिंग कर रहा है। मतलब फाइनली 80% का 11.25% निकाल लिया, वो इतने के बराबर है, 15% कितने के बराबर, ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा भोजन पर खर्च निकल के आएगा जो कि 12,000 रुपये।
ठीक है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि cot थीटा इक्वल टू 4/3 और 5p cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू cot स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो p की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो cot थीटा इज इक्वल टू मेरे को कितना गिवन है 4/3, है नी, कितना गिवन है 4/3। तो 5p cos स्क्वायर थीटा, चलो मैं इसे कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से समझना चीज़ों को जरा। cot थीटा इक्वल टू 4/3 है। cot थीटा अगर मैं ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो ये थीटा है, ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार अगर ये है लंब ये है तो ये 5 हो जाएगा कर्ण। अब मेरे को सारी वैल्यू गिवन है, मैं वहाँ पर वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए जरा, 5p कोज स्क्वायर थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, 4/5 का स्क्वायर 16/25, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। इंटू साइन थीटा और रखना है जी, इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 3/5 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा आधार बटे लंब, आधार कितना है जी 4, 4/3 यानी 16/9, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। इसे केवल सोल्व करना और पी की वैल्यू निकल जाएगी आपसे। देखो 5 से तो 5 कट ही गया जी, और कुछ नहीं कट रहा किसी भी प्रकार का, 16 से 16 कट गया जी। तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा पी की वैल्यू 25/27, इतने आगे जी, पी की वैल्यू 25/27 जो कि ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, एक गांव के चुनाव में शाहरुख को कुल वैध वोट में से 80% वोट मिले, 10% वोट अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 4500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल मत की संख्या कितनी 4500। अच्छा, इसमें कह रहा है कि 10% वोट तो अवैध हो गई जी, तो 4500 का टोटल थे तो 10% अवैध हो गए, इसका मतलब टोटल 4500 थे 10% अवैध हो गए, 90% वैध हुए यानी 9/10 इतने वैध हुए। शाहरुख को 80% वोट मिले, शाहरुख को जब 80% वोट मिले वैध का, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे 20% मिले होंगे, सिंपल, यानी कि इंटू सेकेंड को 1/5। इसे सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 नम 45 9 नम 81, यानी सेकेंड कैंडिडेट को 810 वोट मिले होंगे। ऐसे भी सवाल पेपर में आते हैं इजी इजी से, है नी, सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस दे रखा है 6 रुपये, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। 10% और 7% का डिफरेंस कितना है 3% का, है नी, तो 3% की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, वो कह रहा है 6 रुपये। तो लागत मूल्य 100% के लिए कितने के बराबर, इसका दुगुना है तो 100% का भी दुगुना 200 रुपये, है नी, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन दिस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप एक चीज़ चेक कर पा रहे हो कि यहाँ 2bc है, यहाँ 2ab है, तो 2bc 2ab जो करके आता है वहाँ फॉर्मूला बनना होगा होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस, अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिमिलर नीचे कितना बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। इसे बस सोल्व करो हल्का सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर आ गया जी, एंड ए माइनस बी माइनस सी आ गया जी, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी यहाँ पर आ गया, इससे कट जाएगा। आंसर कितना बच जाएगा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन 6.9 माइनस 8.6 माइनस 6.5 ये गिवन है हमें। सबसे पहले हम बार सोल्व करते हैं, बार ब्रैकेट, ये बार ब्रैकेट है 4.3 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2.3, तो ये बन जाएगा जी 2.3 माइनस में 5.4, अंदर से सोल्व करते होंगे फिर बाहर को चलते हुए चले जाएंगे। 5.4 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, यानी 3.11 का आ गया इसकी वैल्यू। इसे सब्ट्रैक्ट करना है 6.5 में से, यही तो चीज़ है, करो 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 3.41 का आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है 8.6 से, करो सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया 5। अब 5.2 को सब्ट्रैक्ट करना है कितने 7.9 से, इसे सोल्व करना है बस, कितना आएगा 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, तो 1.7 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निपटाएंगे। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सोल्व करेंगे और फिर अंदर से खोलते हुए चले जाएंगे और फाइनली लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आकर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
कोस ए की वैल्यू 15/17 गिवन है, तो कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है टेन थीटा, इट मीन्स टेन ए। तो मेरे को टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये है, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। कोस ए कितना होता है, आधार बटे कर्ण। इट मीन्स अगर ये ए है तो ये 15 है, ये 17 है, तो भाई ये 8 होगा। बिल्कुल होगा सर। टेन ए कितना होता है, लंब बटे आधार। इट मीन्स लंब कितना, 8, 8/15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/15। बताइए कैसे कैसे सवाल सीपीओ में आए हुए हैं, आप आइडिया लगा सकते हो। अब तक मैंने 15 सवाल करवाए हैं, और 15 सवाल में से केवल 2 या 3 सवाल ऐसे थे जो थोड़े से ट्विस्टेड थे, और वो भी हल्का सा टाइम ज़्यादा ले रहे थे, वरना सारे सवाल ही 10-10, 15-15 सेकंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एक और इजी क्वेश्चन है। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे ए से प्रारंभ करके बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? देखो ए जो है 8 दिन में कंप्लीट करता है एक काम को, और बी इसे 7 दिन में करता है, कोई इशू नहीं है। बी से 7 दिन में करता है। यदि वे ए से प्रारंभ करके बारी बारी से कार्य करते हैं, कर दोगे सर, एडिट कर। यदि वे ए से प्रारंभ करके बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, ए से स्टार्ट करके देखो, एलसीएम की बात करेंगे तो 8 और 7 का एलसीएम 56 होने वाला है नहीं? टोटल वर्क 56, 8 से 56, 7 8 56। अब ए से स्टार्ट करके बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं वो लोग, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? यानी ए ने पहले दिन काम किया, कितना काम कर दिया? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। सेकेंड डे बी ने काम किया, कितना काम कर देगा? 8 यूनिट। इट मीन्स 2 डेज में कितना काम हुआ जी? वो हुआ 15 यूनिट। मेरे को करना है 56 यूनिट, तो 15 × 45, 3 की मल्टीप्लाई, यानी 2 या 6 दिन में कितना काम होगा? 15 × 45। नंबर किसका आएगा जी? नंबर आएगा ए का। इसका नंबर आएगा ए का, जो कि 7 काम करता है जी एक दिन में। यानी 7 दिन में हो गए जी 45 + 7 52 काम। हमें काम 4 और करवाने हैं, 4 और करवाने, बी करता है 8 काम, यानी आधा दिन यहाँ लेगा। तो कुल मिलाकर 7.5 दिन लगेंगे जी हमें। कितना काम करने में? 56 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना ईजी है। बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी। हो सकता है उसमें 3 वेरिएबल हो, जैसे ए बी और सी हो। ए डेली काम करता है, बी और सी हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन काम करने आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वाली आपको जो वीडियो दी है उसमें करवाया है। जो मैं बोल रहा हूँ उसी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक वो हो गया। इसीलिए सारी वीडियो अगर आप देखोगे ना, एक दूसरे से लिंक मिलेंगे सारे क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा सारी वीडियो देखेगा ना, उससे डायरेक्टली एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। और जो मैं अप्रोचेस बता रहा हूँ उसी अप्रोचेस से वो काम करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A/L + M/B = 1 गिवन है, B/M + N/C = 1 गिवन है। ओके, ये दोनों चीज़ मेरे को गिवन है। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है जी, और सेकंड इक्वेशन ये है। तो मुझे बताना है L/A + C/N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, देखो मेरे को ये चीज़ बतानी है। एक चीज़ ध्यान से समझना जरा, M/B, और यहाँ पर यहाँ जो है B/M है, इसका उल्टा है ये, जस्ट इसका उल्टा है ना, है नहीं? बिल्कुल सर। देखो यहाँ पर मैं इसे सपोज करो मैं M को 1 ले लूँ, थोड़ा ध्यान समझना। M को 1 ले लूँ, यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है गेम में, और B को मैं 2 ले लूँ, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे इसे 1 लूंगा, इसे 2 लूंगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक दूसरे को उल्टे हैं। सपोज करो मैंने M को 1 ले लिया, B को 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को A को भी 1 लेना पड़ेगा, और L को भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। है क्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 लेता हूँ जी, 2, इसको मैंने 1 ले लिया जी, तो 2/1 2 आ गया। तो मेरे को A/L को क्या लेना पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा कितना? -1। कितना लेना पड़ेगा? -1। इट मीन्स A को मैंने सपोज करो -1 ले लिया जी, A को मैंने -1 ले लिया, और B को मैंने 1 ले लिया, B M को मैंने 2 ले लिया है। आप 1 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। M को मैंने 1 ले लिया जी,
यानी और सॉरी 2, 2 लिख रखा है तो 2 ले लो, और बी को मैंने कितना ले लिया 1। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। आ जाए यहाँ पर बात करते हैं, बी को मैंने भाई 1/, यहाँ पर 1/2 लेंगे, 1/2 प्लस एन को मेरे को 1 लेना पड़ेगा और सी को 2 लेना पड़ेगा, है नहीं। अब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे दोनों इक्वेशन। अब मेरे को फाइनली बताना है एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल कितना लिया है भाई मैंने, एल कितना लिया है, और सॉरी यहाँ पर एल है, बी जो है ना ये एल है, एल इक्वल टू 1। एल को लिया मैंने 1, 1/-1, ठीक है, प्लस सी अपॉन एन। सी कितना मेरे पास, सी है जी 2 अपॉन एन कितना भाई साहब, एन है 1, यानी 2 और माइनस का 1 तो उत्तर आ जाएगा 1। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1। कोई इशू नहीं। नेक्स्ट 1/3, 3/5। आप इसको जो है ना 2 1 लिया मैंने, आप 1 2 करके ले लेना, कोई इशू नहीं है, उससे भी आंसर सेम आएगा। 1/3, 3/5, 4/7, 9/16 का एलसीएम क्या लेने वाले हैं? ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम। ऊपर वालों का एलसीएम कितना आने वाला है, वो आएगा 9 और 3 का एलसीएम तो 9 आने वाला है, और बाकी 9 और 4 का एलसीएम 36, यानी ऊपर का एलसीएम 36 आ गया, नीचे वालों का एचसीएफ लेना। 3 का 5 का 7 का 16 का एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 36। बताइए कितना ईजी सवाल है, चंद सेकंड का सवाल है ना, यानी 18 सवाल हो गए। अभी 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम लिया जिन्हें, है नी। नेक्स्ट, यदि वर्ष 2019 में, ओके ये पाई चार्ट गिवन है हमें, है नी, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ रुपीज 850 बिलियन वर स्पेंड इन ईयर 2019 फॉर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड मिलिट्री, देन व्हाट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर। ओके 2019 में कर्ज और सेना पर ब्याज 850 अरब रुपए है, कर्ज और सेना। ओके एक तो मिलिट्री और डेब्ट दोनों को मिलाकर कितने रुपए हैं, 850 अरब रुपए। तो उस वर्ष का कुल खर्च कितना है, कुल कुल खर्च पूछना चाह रहा है। इट मीन्स हमें 850 अरब रुपए जो दे रखा है, दो चीज का खर्चा दे रखा है, मिलिट्री पर और इंटरेस्ट पे। आजकल इंडिया में यही चल रहा है, मिलिट्री और इंटरेस्ट, ब्याज चुका रहा है और मिलिट्री को दे रहा है। तो 62 प्लस 6 68, यानी 68% की वैल्यू 850 है। हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फाइनली बतानी है उस वर्ष का कुल खर्च। कुल खर्च कितना है, टोटल 100%, 62 6 68, 870 80 20 100, टोटल खर्च 100 के 100%, जितना कमाते हैं सारा का सारा खर्च हो जाता है जी, है नी। इसको सोल्व करने के 17 चौक 68, 17 पंजे 85, यानी 50 आ गया, और 4 से 25, 25 25 25 पंजे 125, यानी 1250 अरब रुपए जो है टोटल इनकम है जी। कोई दिक्कत नहीं, 1250 रुपये अरब। नेक्स्ट, यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्ष में 96 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्षों के बाद उसी खाते में 62,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। बढ़िया सवाल है जी। देखो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा सवाल है। 80 रुपये जो है ना वो 2 साल में कितने हो जाते हैं, 80 रुपये 2 साल में हो जाते हैं 96 रुपीज़। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। 16 पंजे 80, 16 6 96 बोल सकता हूँ ना, यानी 5 से 6 हो गए 2 साल में। 20% का ब्याज होगा 2 साल में, एक 20% का ब्याज 2 साल में हो गया। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 62,000 रुपए की राशि। तो 5 साल में ब्याज कितने भी लगेगा, जब 2 साल में 2 ईयर में ब्याज लग रहा है 20% का, तो 5 साल में कितना लगेगा, 2.5 की गुणा कर दो, यानी 5 साल में कितना लगने वाला है, कितना लगने वाला है, 2.5 की गुणा करेंगे तो 50%, 20 की मल्टीप्लाई 2.5 में तो 50% ब्याज लग जाएगा। तो 62,000 रुपये की राशि अगर मैं जमा कर दूंगा तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी, क्योंकि 50% ब्याज लग जाएगा उस पर। तो मेरे भाई 62,000 रुपये तो भाई उसने जमा किए, इसमें मेरे को इसका आधा और जोड़ देना है। 150% निकालने का मतलब होता है 150% मतलब 1.5 गुना, यानी एक में आधा और जोड़ना है। तो 62,000 में 62,000 का आधा और जोड़ेंगे, 31,000 रुपये जो होगा। तो फाइनली 62,000 रुपये कितने बन के निकलेंगे, वो 6 3 9 2 1 3, 93,000 रुपये बन के निकल जाएंगे जी। कितने हज़ार रुपये, 93,000 रुपये, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार की कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसी चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या क्या है। यदि उम्मीदवार को कुल वैध वोटों में से 75% वोट मिले हों, ठीक है,
और कुल वोटों में से 5% अवैध घोषित कर दिए गए हों, यह देखते हुए कि कुल मतदाताओं की संख्या 1,46,000 रुपये है। 1,46,000 रुपये कह रहा हूँ, 1,46,000 संख्या है जी टोटल। ठीक है जी, सुनो गौर से जरा। देखो 1,46,000 टोटल वोट इतनी है जी, 1,46,000। इसमें 5% इनवैलिड है, तो 95% तो वैलिड होने वाले हैं, मानते हो कि नहीं? 95% कर लो, 19/20 होता है। ये वैलिड की बात आ गई। ये कितने वोट क्या है जी? वैलिड। ये वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट से तो जीत हार होती है, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि यदि एक को 75% वोट मिले हो वैलिड का, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 25% मिलेंगे। ऑब्वियसली टोटल 100% वोट होते हैं, 75% एक कैंडिडेट को मिल गए तो दूसरे को 25% मिलेंगे। इट मीन्स 1/4। कितने मिलेंगे दूसरे कैंडिडेट को? 1/4। इसमें यही पूछना चाह रहा है, किसी चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या क्या है? व्हाट द नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इफ द कैंडिडेट रिसीव 75% ऑफ द वोट। ओके ओके ओके। ये वैलिड का 75% जिसे वोट मिले वो पूछना चाह रहा है, यानी इसका 3/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पूछता है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, तो भाई 25% मिले, यानी 1/4 निकालना होगा हमें, है नहीं? अब हमें 75% निकालना है। 0 से 0 कटेगी, कोई इशू नहीं। और 2 से 4, 2 चौक 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 6 बचेंगे। 8 से 56, 8 अट्ठे 64, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, गुणा 19 तिया 57। अब क्या करना है आपको? क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है बस इसकी। 7 पंजे 35, केवल यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में है जो कि ये। इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं बाय डिजिटल सम, है नहीं? 1 8 9 2 11 5 1 8 9 9 2 11 5 16, 7 आ गया, 7 5 12, 3 आ गया, 7 3 21, यानी फाइनली डिजिटल सम कितना आ गया? 3। इसका डिजिटल सम चेक करो, 1 8 9 8 17 5 22, जो 4 होता है, यानी ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। चेक करते हैं, 1 4 5 2 7 5 12, यानी 3, ये डिजिटल सम मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 5 8, ये होने वाला नहीं है। 1 6 7 6 13 5 18, ये होने वाला नहीं है। तो फाइनली केवल एक ही ऑप्शन हमें डिजिटल सम के माध्यम से मिल पाया है, जो हमने यूनिट डिजिट से भी निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बाई चांस यहाँ पर यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट से निकलता तो डिजिटल सम से निकलता, और डिजिटल सम से नहीं निकलता तो फिर यूनिट डिजिट से निकलता। एक मेथड से निकलता और एक मेथड से भी निकलता, फिर आपको केवल मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती, कोई सॉल्यूशन नहीं है। या फिर आपको क्या करना पड़ता, इसका 19 का मल्टीपल चेक कर सकते थे हम। 19 एक प्राइम नंबर है। जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए ना, तो वहां पर आपको प्राइम नंबर चेक कर लेना है कि प्राइम नंबर पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो प्राइम नंबर के मल्टीपल से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए की राशि 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ली गई। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितनी है? देखो ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए की राशि ली गई जी, 7% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज रुपए के सबसे करीब पूछना चाह रहा है जी, सबसे करीब कौन सा होने वाला है? देखो ध्यान से समझना, 5 सत्ते 35, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 5 सत्ते 35% होगा। जो 35% कितने होगा? 35,000 रुपये हो जाएगा इसका। 1 लाख का 35% कितने होगा? 35,000 रुपये। इट मीन्स देखो, ये तो ऑप्शन कहीं से कहीं तक होने वाला है नहीं। जो सबसे करीब है मेरे को वो बताना है जी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आइडिया लगाना है हमें। आइडिया यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकालने लग जाना। आइडिया कैसे लगाएंगे हम? देखो ध्यान से समझना, अगर मैं 7% गेट से 2 साल का सीआई की बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर 14.49 आएगा जी, 14.49, लगभग 14.5%। मानते हो कि नहीं? 14.5%, फिर 2 साल का उसके साथ और कंबाइन कर दो, तो 14.5 प्लस 14.5 29, तो ये आएगा जी, है नहीं? 14.5 की मल्टीप्लाई 14.5 में करनी है जी, है नहीं? सुनना ध्यान से जरा, और डिवाइड बाई 100 करना है, यही तो है। तो 29 प्लस 14.5 कहूँगा, 14.5 में करना बहुत ईजी है। 5 पंजे 25, 25 आ गया जी। और 15 की मल्टीप्लाई 14 में कर दो जी, तो 15 14 में कितना होता है जी? 15 चौका 60, 15 का 15 6 21, यानी 210। तो 210.25 आएगा बटे 100। तो फाइनली मैं निकाल सकता हूँ कि 29 दो 31.1, 31.1 कितना आएगा दोस्त? 31.1 या 31.1 ही मानो, 31.1% आ गए 4 साल के लिए। अब मेरे को 1 साल और निकालना है जी, तो 31.1 प्लस 7 प्लस 31.1 गुणा 7 और बटे 100,
यही तो 31 प्लस 7 38.1 प्लस 7 एकम 7 7 एकम 7 7 थे 21 अपॉन 100 यानी कितना आएगा 38 2 40 तो 40.2 कितना आएगा दोस्त 40.2 40.2 यानी कि 40.2%। जब मैं 1 लाख का 40.2% निकालूंगा तो 567 नहीं आने वाला, 40,000 नहीं आने वाला, लगभग 40,255 आएगा। ठीक है, जो सबसे करीब होगा वो ये होगा। लेकिन 40,200 आ रहा है ना, देखो ये 40.2% का मतलब कितना है, 1 लाख का 40.2% 40,200 है नी, तो लगभग में 40,255। बेहतरीन सवाल था, टॉप का। क्या करना है आपको, आइडिया लेना है बस हल्का सा। ठीक है, आइडिया लेना है। लगा तो सकते थे हम आंसर यहाँ भी, लेकिन 210 336 504 का सबसे छोटा सामान्य गुणज, इट मीन्स द लीस्ट 504, मतलब सामान्य गुणज का मतलब एलसीएम की बात कर रहा है वो। एलसीएम निकालेंगे जी 210 का, 336 का और 504 का। यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सिंपल सी बात ये है, ये देखो 504 डिजिटल सम कितना आ रहा है 549, यानी 9 से कटने वाला नंबर तो ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। 9 से कटने वाला नंबर जरूर होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं सबसे पहले एलसीएम में, तो ये तो होने वाला नहीं है जी। 3 3 6 6 12 ये भी नहीं होने वाला जी। 4 5 9 5 15 ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है 5040 जो कि 9 का मल्टीपल है। कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है, जबकि 9 का मल्टीपल जरूर आना चाहिए क्योंकि 504 9 से कटता है। तो देखो कितना आसान हो गया, एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ी हमें नहीं पड़ी। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे कर देंगे इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट इसका एलसीएम निकालने में लगेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए भाई साहब इसे कम से कम 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट। 2 मिनट में एलसीएम निकाल पाएंगे, दूसरा बच्चा आगे बढ़ जाएगा। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है जी, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घुमावदार, घुमावदार का मतलब कितना होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है नी, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे इस तरीके की बात कर रहा है वो, ये क्या है जी, ये मेरे भाई हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का आधा प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर का आधा प्लस ये मेरे भाई ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। क्योंकि अगर मैं स्फेयर की बात करता हूँ, स्फेयर की, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है नी, ये स्फेयर है, इसका अगर मैं स्फेयर की टीएसए की बात करूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा जी। अब मेरे को इसका आधा कर दिया तो इसका आधा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा प्लस ये जो बनना है, ये सर्कल बनना है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, हेमिस्फेयर का। ये टीएस से होता है दोस्त, एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगर मैं इसके सी एस से की बात करूँ तो सी एस से कितना होता है जी, सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस कितना है जी, वो पूछ रहा डिफरेंस ही तो पूछ रहा पाई आर स्क्वायर। सिंपल रेडियस हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई है, इनका डिफरेंस कितना जाएगा 4 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखो मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रिगो में फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पी और क्यू एक साथ एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ समान काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में पी को और कितने दिन लगेंगे, हमसे पूछ रहा है। देखो पी और क्यू जो है वो एक काम को 30 दिन में करता है जी, है नी। क्यू और आर 24 दिन में करता है जी, 24 डेज में। ठीक है जी, आर और पी 20 दिन में करते हैं जी। ओके, 3 लोग हैं जी, टोटल वर्क 120 होगा जी। 30 चौक 120, 24 पंज 120, 20 छः 120। अगर मैं तीनों के कंबाइंड इफिशियंसी की बात करूँ तो 2 पी हैं, 2 क्यू हैं, 2 ही आर हैं। तो देखो, अगर एक पी 2 पी हैं, 1 क्यू 2 क्यू 2 ही आर हैं, तो 2 पी 2 क्यू 2 आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 5 9 6 15। तो 1 पी 1 क्यू और 1 आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 का आधा 7.5 या 15/2।
ठीक है दोस्त। अब हमसे क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करने स्टार्ट किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो पी, क्यू और आर ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। 10 दिन तक तो काम किया उन्होंने, कितना काम कर लिया? एक दिन में 15/2 काम करते हैं वो, 10 दिन में 2×5 = 10, 75 काम कर लिया। तो रिमेन काम को कौन करेगा जब क्यू और आर छोड़ के चले गए? तो रिमेन काम को कौन करेगा? पी करेगा दोस्त। कौन करेगा? पी करेगा। रिमेन काम को पी करेगा जी। और पी कितने दिन में करेगा? 120 - 75, 25 20 45, 45 काम को पी कितने के हिसाब से करेगा जी? पी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे हम? देखो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी 15/2 है। इसमें से क्यू और आर की घटा दो जी। 15/2 में से कितने जाएंगे? 5, यानी 2.5 बचेंगे, यानी 5/2। तो 5/2 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 9 दूनी 18, यानी कि रिमेन काम को पी 18 डेज में निपटा देगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए ना। मैंने क्यू की पी की जो इफिशियंसी निकाली है, तीनों में से क्यू और आर की घटाई है, यानी 15/2, और माइनस में क्यू और आर की इफिशियंसी कितनी है? 5, जो कि 2.5 आएगा, मतलब 5/2। 5/2 से मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 65 अपॉन साइन 25 प्लस 5 साइन 19 अपॉन cos 71 माइनस 3 cos 28 अपॉन साइन 62। देखो साइन और cos जो है अगर क्वाड्रेंट हम पढ़ते हैं तो साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करने आपको 65 और 25 90 होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन गिवन है तो कंप्लीट वो कटेगा। यहाँ भी 71 19 90 होते हैं, साइन cos में चेंज होता है, और सेम यहाँ भी साइन cos में चेंज होते कट जाएंगे। यानी हमारे पास 1 + 5 और -3, यानी 5 + 1 6, 6 - 3 3। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। मैं आपको बताता हूँ, साइन cos में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? cos में। और cos किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। अगर बात करूँ सेक, सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है? साइन में, सॉरी सेक में। टेन किस में चेंज होता है जी? कोट में। और कोट किस में चेंज होता है जी? टेन में। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक दुकानदार को 55 रुपये प्रति किलोग्राम और 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार के चावल को किस रेशो में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत 65 रुपीज़ प्रति किलोग्राम हो? इन वाट रेशो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस वर्थ ₹55 पर केजी एंड ₹70 पर केजी सो डेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज ₹65 पर किलोग्राम। यहाँ पर सिंपल सिंपल से दो हमें दो राइस का रेट दिया हुआ है और उनका कंप्लीट एवरेज गिवन है। तो जब हमें दो रेट गिवन हो, कंप्लीट एवरेज का रेट गिवन हो, तो वहाँ पर एलिगेशन यूज़ करेंगे हम। यानी 55 रुपये, 55 रुपीज़, और दूसरा रेट दे रखा 70 रुपये। और बोथ का, अगर हमें बोथ का एवरेज गिवन है औसत 65, तो एवरेज जो होगा वो दोनों के बीच में होगा, सिंपल सी बात है। यानी 70 से कम है, देखो ये 65 कितना कम है? 5। यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है? 10। ये 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा उनका? इसमें पूछना चाह रहा है किस रेशियो में मिलाना चाहिए, तो क्वांटिटी निकल के आएगी, क्वांटिटी। क्या निकल के आएगी दोस्त? क्वांटिटी। बात समझ गए होगे, कई बार क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in painting classes is approximately what percentage of these enrolled in singing classes? चित्रकला कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या, चित्रकला कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या गायन कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? देखो गायन, गायन का मतलब कितना है, क्या है जी? सिंगिंग 18%, यानी। और आर्ट कितना है जी? आर्ट, आर्ट पेंटिंग 15। तो 15 18 का कितने परसेंट है? सिंपल ये पूछ रहा है जी वो, और कुछ नहीं पूछ रहा, यही तो पूछ रहा है। पेंटिंग क्लासेस, अच्छा अच्छा, पेंटिंग जो है ना, पेंटिंग, पेंटिंग ये है जी, पेंटिंग, पेंटिंग क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द सिंगिंग क्लासेस। तो 15 18 कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। देखो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, और 5/6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5/6 83%, अप्रॉक्स 83%। अगर मैं इसकी बात करूँ कंप्लीट, तो 5/6 कितना होता है? 83 से ही 1/3%, लेकिन वो अप्रॉक्स पूछ रहा है, तो वो कितना होने वाला है जी? 83%। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि इन चेन्नई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MBA इज नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन MA?
चेन्नई में एमबीए में छात्रों की संख्या, एमबीए में छात्रों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? चेन्नई की बात करते हैं, यहाँ चेन्नई दिख रहा है जी आपको, है नहीं? चेन्नई में छात्रों की संख्या देखो, ये चेन्नई है भाई साहब, है नहीं? चेन्नई में छात्रों की संख्या एमबीए में, एमबीए ये रहा जी, 1342, 1342 है जी, है नहीं? एमए में छात्रों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? एमए कहाँ है जी? ये रहा जी एमए, 1666। तो 1666 का लगभग कितने परसेंट है, ये हमें फाइंड करना है। सिंपली ये चीज़ फाइंड करनी है नहीं? देखो अगर मैं बात करूँ, 16 × 8 = 128 होता है जी, और 16 × 9 = 144 होता है जी। 144 तो ज़्यादा हो जाने वाला है नहीं। अगर मैं 16 × 9 = 144 करूँ तो 144 तो है नहीं, तो 1342 है, तो 90 से तो कम है, 99 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, है नहीं? अगर 16 × 8 ये तो हो नहीं सकता, 16 × 8 = 128, 16 होता है 128, लगभग 128 से ज़्यादा है, तो केवल बी ऑप्शन जाएगा। ये आइडिया आपको लगाना है, यहाँ पर सोल्व करने नहीं बैठना है आपको। ये आइडिया इस तरीके से लग जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन भी इसी तरह के गिवन है, जिससे आइडिया इजीली लग जाएगा। 16 × 7 = 112 भाई, 112 कहाँ है यहाँ पे? ये तो 1342 है। 16 का लगभग 100%, 100% तो है ही नहीं है, तो ये 90%, 90% से कम होगा तो ये वैसे ही कम हो जाएंगे। 80% 16 × 8 = 128 होता है, ये सही जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। एक कोनिकल शेप वेसल हैज ए रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड हैज स्लैंट हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। If the curved part of the vessel is to be painted white, find the cost of painting at the rate of 1.5 रुपीज/सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंक्वाकार आकार के बर्तन की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि बर्तन के घुमावदार हिस्से को सफेद रंग से रंगना है तो 1.5 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत पूछ रहे हैं। देखो एक कौन है, ये रही देखो कौन, इस तरीके से कौन होती है, टोपी जो है जोकर वाली, है नहीं, बर्थडे टोपी जो होती है, ये कौन होती है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो इस पर पेंट कर रहा है मेरे को घुमावदार पे, इस पर पेंट करना है, ये इसका एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसे, ये होता है πRL। क्या होता है दोस्त, πRL। यानी कि मेरे को पाई की नीड है, आर की नीड है, एल की नीड है, πRL। बात समझ रहे हो ना? पाई की नीड है, आर की नीड है, एल की नीड है। मेरे को एल गिवन है स्लैंट हाइट, वो करा है कि इसकी तिरछी ऊंचाई 25 है, यानी कि 25 सेंटीमीटर है, यानी ये 25 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी गिवन है, 21। आर कितनी गिवन है, 21। ठीक है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। हमें फाइंड जो करना है, पेंटिंग की लागत फाइंड करनी है। पेंटिंग घुमावदार चीज पर करेंगे ना, यानी उसका एरिया जितना भी होगा उसकी मल्टीप्लाई 1.5 में कर देंगे, क्योंकि 1.5 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जा रही है। तो कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, इसका पहले आप एरिया निकाल लो घुमावदार, वो होता है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, और इसमें किसकी गुणा कर देंगे, 1.5 की, ये कॉस्ट निकल के आ जाएगी। पाई के 22/7, आर कितना है दोस्त 21, और एल कितना है जी हमारे पास 25 इंटू 1.5। इसे सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं। देखो सिंपल कट रहा है, 7×21 मल्टीप्लाई करनी है, देखो 22, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर इसमें करो, 1.5×2 = 3 हो जाएगा। 25×75 × 11 है, 75×11, 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं फर्स्ट, 11×2 = 22, 2 बचेंगे, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 11 से कट रहा है कंप्लीट, ये नहीं कट रहा है 11 से, क्या ये कट रहा है 11 से 77, 5 ये कट रहा है जी 11 से, 11 कम 11 ये नहीं कट रहा, यानी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए, 2 ऑप्शन तो कट गए जी, है नहीं। 11×3×5 = 15, 3×7 = 21, 11×2 = 22, यानी 2200, 2200 से ज़्यादा आने वाला है, जो कि 2475 है। ठीक है दोस्त, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन हिंदी, सभी विद्यार्थियों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का एवरेज पूछ रहा है जी। सभी विद्यार्थियों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का एवरेज, मतलब ए स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी में 100 में से 85% लेकर आया, यानी 85 मार्क्स, ये 80 मार्क्स, ये 75 मार्क्स, ये 70 मार्क्स, ये 100 में से गिवन मार्क्स है, इसका मतलब ये परसेंटेज ही है। 100 में से गिवन मार्क्स जो होंगे उतने ही परसेंट होंगे, 100 में से 80 मार्क्स, इसका मतलब 80%, 85 मार्क्स है 85%, यानी पहला कैंडिडेट ए कैंडिडेट जो है वो 85% लेगा, दूसरा 80% लेगा, तीसरा 75% लेगा, और चौथा 70% लेगा। अगर एवरेज निकालना है सबको
जोड़ अपॉन 4 करो जी सबका जा। 85 प्लस 75 90 7 160 160 प्लस 80 240 240 प्लस 70 280 280 240 प्लस 70 कितना होगा भाई 240 प्लस 70 310 310 अपॉन 4 4 सत्ते 28 कितने बचेंगे 4 सत्ते 28 3 बचेंगे 4 सत्ते 28 4 पंजे 20 यानी 70.5% विद्यार्थी उनका औसत है जी अंकों का औसत। नेक्स्ट A is directly proportional to B, B is directly indirectly proportional to C and C is directly proportional to D। ओके ए और डी के बीच में रिलेशन बताना है जी सिंपल सी बात है यार ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है अगर हमें बी के और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के है नहीं। तो भाई जब बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के है तो मैं बोल सकता हूँ ए भी भाई साहब क्या होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के होने वाला है नहीं। ए भी किसके हो जाएगा क्योंकि बी है और ये डायरेक्ट नहीं तो ए भी सी के हो जाएगा जी। फिर फाइनली बोल रहा है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के है इसका मतलब ए जो है वो 1/d हो जाएगा तो ए 1/d आ जाएगा जी। ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी या ए जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती है में से बोलेंगे ठीक है कोई इशू नहीं। नेक्स्ट रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा ने एक दोस्ताना दौड़ प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त दी। ठीक है उस आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है जहां रीमा और रेखा दोनों मिलते हैं। देखो ध्यान से समझना रीमा रेखा से तेज दौड़ती है जी है नी। भाई साहब रीमा जो है रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। तो भाई साहब रेखा वो ये कह रही कि रेखा ने बोल दिया कि रीमा एक काम कर तुझे 50 मीटर की मैं छूट दे रही हूँ आपको। तो रेखा को जो है रीमा को उसने यहाँ तक की छूट दे दी यानी 50 मीटर की जो है उसने उसे 50 मीटर का उसने उसे पहले ही दौड़ा दिया बढ़त दे दी उसने है नी। और इसके आगे वो कहीं जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे क्योंकि रेखा की जो स्पीड है अच्छा रीमा की स्पीड है रेखा से तो भाई रीमा लिख लो यहाँ पे यहाँ रेखा लिख लो कोई इशू नहीं है। यहाँ तो रीमा है जी और यहाँ रेखा है जी ठीक है कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना वो 5 की स्पीड से ये तो 5 की स्पीड से दौड़ रही है 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए है नी। और यहाँ पर 4 मीटर पर क्योंकि मीटर की बात चली तो मीटर पर सेकंड में ही स्पीड मान के चलेंगे। तो मेरे भाई आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा होगा जितनी डिस्टेंस हमें कवर करनी है और रिलेटिव स्पीड से कवर करवा दो। ये 50 मीटर पीछे है ना ये भी दौड़ रही ये भी दौड़ रही है तो ये 50 मीटर को कवर किस स्पीड से करेगी तो 50 मीटर को कवर करेगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड मतलब 5 - 4 यानी फाइनली 50 सेकंड में इसे वो पकड़ लेगी। 50 सेकंड में वो रेखा को पकड़ लेगी जी रेखा से मिल जाएगी कहीं यहाँ पर जाके रीमा और रेखा दोनों मीट कर जाएंगी। रीमा एंड रेखा दोनों यहाँ पर आ जाएंगी जी ठीक है मानते हो क्या नहीं 50 सेकंड में। तो इसमें यह पूछना चाह रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है जहां सीमा और रेखा दोनों मिलते हैं। तो भाई 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ी और 50 सेकंड तक दौड़ी तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्त आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ी और 50 सेकंड तक दौड़ी तो 250 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी यानी जहां पर वो मीट किए वो शुरू से 250 मीटर दौड़ ठीक है कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे। पाई चार्ट के कस्बे में एक फ्लैट के निर्माण के लिए विभिन्न मदों पर 3 करोड़ 2 2 4 3 7 3 करोड़ रुपए का कुल व्यय दर्शाता है। ओके श्रम व्यय एवं इमरती इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का परसेंटेज कितना है। श्रम और इमारती लकड़ी पर लेबर लेबर पर और टिम्बर पर लेबर और टिम्बर पर कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो लेबर 65% 65 डिग्री और ये 55 डिग्री 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा 70 5 120। तो भाई साहब 120 जो है 120
इतने तो आएगा ना, 65 प्लस 5 70, 70 5 50, 120 डिग्री जो है ना इन दोनों पर व्यय हो रहा है। बाकी टोटल कितना व्यय है जी, 360 डिग्री और इंटू 100। इसका आंसर गलत दिया है। इतने परसेंट आएगा जो कि 12×36 33/3% होगा। इसे करेक्ट कर लेना है, 33/3%। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु जिसका आधार, देखो यहाँ पर इस चीज का कोई काम नहीं है, ये 3 करोड़ रुपए कोई काम नहीं है, यहाँ पर केवल परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमें ये एंगल वैल्यू दी है, एंगल वैल्यू, इससे ही काम चल जाएगा। ये टोटल 360 होगा, देख लो कर लो, 5 5 10 5 15 5 20, कैरी 2 2 6 8 5 13 3 16 4 20 7 27 36, 360 डिग्री। तो पूरा सर्कल का एंगल 360 होता है। वो एंगल उस 360 में से लेबर और स्टील का कितना हिस्सा है वो ये पूछना चाह रहा है बस। तो हमें हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, केवल जो हमें डिग्री में हिस्सा गिवन है उससे परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। कोई इशू नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक शंकु जिसका आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का घुमावदार सतह क्षेत्रफल बिल्कुल सेम। सतह क्षेत्रफल का मतलब घुमावदार सतह क्षेत्रफल, शंकु मैंने अभी दिखाया आपको। इसका क्षेत्रफल बताना है केवल मेरे को, इसका इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल के हिसाब से। तो 22/7, आर कितना हमारे पास 7, एल कितना है 10, 7 से 7 घट गया 220। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा सी एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी। 14 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस शंकु की लंबवत ऊंचाई पूछ रहा है जी। देखो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है भाई साहब 14 का स्क्वायर, सॉरी ये व्यास गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी 7 का स्क्वायर इंटू एच। 196 पाई के बराबर है, पाई से तो पाई कट जाएगा जी, है नहीं, पाई से पाई कट गया, तो 1/3 49 इंटू एच। 196 के 49 चौक 196 होते हैं जी। तो एच के लिए कितने हैं कि 4 या 12 है, यानी फाइनली शंकु की जो ऊंचाई होगी वो 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि उस काम को अकेले 28 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो जॉन पर्सन है एक, वो एक काम को 20 दिन में करता है, जबकि रवि जो है उस काम को 28 दिन में करता है। तो टोटल काम अगर मैं मानूं 140 है जी, तो 20 7 140, 28 पंजे 140। यदि दोनों एक साथ काम करते हो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी जॉन और रवि दोनों मिलकर उस काम को, दोनों की ताकत लग जाएगी जब 140 अपॉन 7 5 12 है, यानी 4 से 35 बार, 4 से 3 बार, तो 3 11 हम 33, 11 सही 2/3 दिन में उस काम को निपटा देंगे जी। नेक्स्ट, बिल्कुल ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ए बी और सी एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन काम करता है और हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल सी बात है, ए मेरे भाई 20 दिन में करता है जी, बी जो है वो कितने दिन में करता है 30 दिन में, और सी पर्सन जो है वो 60 दिन में करता है। ए प्रतिदिन काम करता है, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आते हैं। टोटल वर्क 60 है जी, 20 से 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यानी टोटल जो है 60 वर्क की इफिशियंसी निकाल ली हमने। ए प्रतिदिन काम करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। ए ने 2 दिन तक तो काम किया होगा तभी तो बी और सी आएंगे। ए 2 दिन तक 6 काम कर दिया जी, अब ए बी और सी दो तीनों आगे जी, मतलब तीनों लोग काम करेंगे एक दिन। 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी कुल मिलाकर 3 डेज में कितना वर्क हुआ 12। मेरे को कितना वर्क करवाना 60, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 5 की मल्टीप्लाई इधर, यानी टोटल 15 डेज में 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, बारी बारी वाला क्वेश्चन, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन देखिए एक और। 1989 से 1994 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई। 1989 से 1984 तक, ठीक है जी। वृद्धि किस में हुई, देखो इसकी बात करूं अगर मैं टी की, तो इसमें तो कमी होगी, 25 से 18 हो गया, ये तो हो नहीं सकता जी। अगर मैं इसकी बात करूं 4 6 10 16 20 31 87, ये 87 तो टोटल होगा, यानी यही एक ऐसा नंबर है जिसमें वृद्धि हो रही है लगातार। इसमें भी देखो कमी हो रही है, इसमें कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हुई, यहाँ कमी होगी, तो फाइनली एस इज करेक्ट आंसर। वृद्धि लगातार इसमें ही हो रही है। नेक्स्ट,
इसमें लगातार कमी की बात कर रहा। देखो 2 सवाल कितने इजी इजी दे दिए सीपीयू में। देखो 1989 से 1994 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार कमी देखी गई। यहाँ पर कमी पर फोकस करना मेरे को है नहीं, कमी पर। देखो ये तो वृद्धि हो रही थी यहाँ पे, यहाँ तो वृद्धि हो रही थी। 25, 18, 19, यहाँ तो देखो कम बढ़ती हो रहा है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 21, 17, 16, 15, 13, 8, ये सही है आर। यानी आर ऐसा है जिसमें लगातार कमी हो रही है जी। आर टाइप की कार में लगातार कमी हो रही है। नेक्स्ट, एक कोरियर दुकान पर 8 पार्सल का वजन 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.35 किलोग्राम, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 ग्राम, 0.4 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम पाया गया। एवरेज पूछ रहा है वो। आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे डेविएशन से कर, चाहे सिंपली कर सकते हो। 1.5 किलोग्राम मतलब 1500 ग्राम, प्लस इसका मतलब 1250 ग्राम, नेक्स्ट का मतलब 1350 ग्राम, इससे नेक्स्ट का मतलब 750 ग्राम, फिर 950 ग्राम, है नहीं, और फिर 700 ग्राम, और फिर 400 ग्राम, और फिर 500 ग्राम। 400 और 500 सबको जोड़ के और 8 से डिवाइड कर दो, तो सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 925 ग्राम। ठीक है, सोल्व कर लेने से नेक्स्ट, ए बी सी के लिए डी और ई। देखो यहाँ पर ज्योमेट्री का सवाल आ गया है। ट्रायंगल ए बी सी के लिए डी और ई ऐसे पॉइंट है जो ए बी और ए सी पर हैं। ए डी बराबर 1/6 ए बी है, ए ई बराबर 1/6 ए सी है। यदि बी सी इक्वल टू 22 है तो डी ई की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा इस टाइप का सवाल जरूर। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सिंपल रेशो का ही सवाल है, लेकिन ऐसा सिमिलरिटी में पूछा जा सकता है। मैं बताऊंगा किस टाइप से पूछ सकते हैं। डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर। ए डी कह रहा है 1/6 ऑफ ए बी, यानी कि अगर ए बी पूरा 6 है तो ए डी वहां पर 1 है, तो डी डी बी कितने होगा 5। सिमिलरली ये भी 1/5 का ही रेशो है। ये रेशो की बात चल रही है जी। फाइनली कह रहा है कि बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, वो 22 है जी, 22। बी सी की वैल्यू 22 है। तो मेरे भाई ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। जैसे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये तीनों क्या होने वाले, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर यहाँ पर एरिया की बात आ जाएगी तो मैं बोलूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अंडर रूट। अगर 2 डायमेंशनल चीज़ आ गई है तो वहाँ पर आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो स्क्वायर रूट लेने में, क्योंकि पेरीमीटर एक 1 डायमेंशनल होता है नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर एरिया आ जाएगा तो अंडर रूट लगाना है आपको। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। वॉल्यूम मान नहीं सकता क्योंकि 2D डायमेंशन 2D पिक्चर है, 2D का वॉल्यूम नहीं निकलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। हमें फोकस करना है डीई पर, डीई और बीसी। डीई कितना है, डीई और बीसी। देखो ए डी कितना है मेरे पास ए डी दे रखा है मेरे को ए बी कितना है 6, तो 1/6। डी कितना है जी, हमें पता नहीं है जी, डी तो बताना है जी। बी सी कितना है, वो 22 है, इसे सोल्व करना है जी। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 6×3 = 18, 4 बचेंगे जी, 6×6 = 36, फिर 6×6 से लगभग 3.67। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.67। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास की मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। ओके, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए कुल कितने अंडों की नीड होगी। देखो एक हॉस्टल है, उसमें एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए 217 अंडों की नीड होती है नी। यानी एक सप्ताह में 217 अंडे आ जाते हैं बच्चे, है नी। तो फाइनली हमसे पूछ रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में कुल कितने अंडे की नीड होगी। तो मेरे भाई हमें टोटल डे गिन लेने। टोटल डे कितने, जुलाई कितने दिन की होती है 31 दिन की, अगस्त कितने दिन का 31 दिन का, तो 31 और 31 62 तो हो गए, और सितंबर 30 दिन का। 65 + 30 कितने हो गए 92, यानी 92 डेज में, 92 डेज में कितने अंडे की नीड होगी।
हमें ये निकालना है 7 दिन में कितने अंडे चाहिए हमें, 7 दिन में चाहिए भाई साहब 217 अंडे 7 दिन में चाहिए, तो 92 डेज में कितने, ये आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व कर लो आप, चाहे तो 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, चाहे इसे सोल्व कर सकते हो, है नहीं। देखो 7 से कंप्लीट कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम सॉरी 7 21, 7 एकम 7, तो 31 गुणा 92, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, जो कि एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट देखिए ये सवाल पूछा गया है भाई साहब, 5वीं क्लास का सवाल है, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8, इन तीनों को जोड़ना है बस। 48 एलसीएम आ गया जी, 12 चौक 48, 4 प्लस 4 3 प्लस 6, 4 3 7 6 13/48, यानी इसका आंसर कितना का 13/40। आपको फोकस क्या करना है, आपको 8 के 8 शिफ्ट जब कर लोगे ना, तो आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि किस एग्ज़ाम में, मतलब एसएससी सीपीओ में किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट किया गया है, ज्योमेट्री को ज़्यादा टारगेट किया, ट्रिगो को ज़्यादा टारगेट किया, टाइम एंड वर्क को ज़्यादा, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस है, किस टाइप के सवाल पूछता है। तो ये होता है सारी शिफ्ट्स करने का फ़ायदा। एक पैटर्न में हम चीज़ें करेंगे तो हमें आइडिया ज़रूर लगेगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए 45, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि आर्क की लेंथ पूछ रहा होगा, आर्क की लेंथ गिवन होगी 22 है यहाँ पर, और चाप की लंबाई गिवन होगी, चाप की लंबाई 22 है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा बड़ा फेमस फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना। कोण क्या होगा यहाँ पर, कोण जो होगा यहाँ रेडियन में होगा, ये चीज़ आप समझना ध्यान से, ये डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा, पहली बात तो। अच्छा, रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं वो समझना, एंगल 45 डिग्री गिवन है, रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। चाप कितने गिवन है, चाप की लंबाई भाई साहब वो 22 गिवन है, रेडियस हमें फाइंड करनी, ये यहाँ पर आर रख दी मैंने, तो 45 चौक होता है 180, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 22/r, 22 से 22 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी 28, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है तो अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट दिया गया, इसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है जी। देखो 75% होता कितना दोस्त, 75% होता है जी 3/4, यानी कि अगर सीपी मेरे भाई 400 रुपये है ना, तो एमपी जो है ना वो तिहाई है, मतलब उसका उतने इंक्रीमेंट कर दिया है, नहीं तो 700 रुपये है। अब वो कह रहा है कि उस पर 40% की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 700 का 60%, यानी 7×42 420 रुपये। तो सी पी एस पी, इससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। 400 पे 20 रुपये बढ़ गए, यानी 100 पे कितने बढ़ेंगे, 4×5 5, यानी 5% रेट निकल के आ गया। 400 पर अगर 20 बढ़ रहे हो तो 100 पर कितने बढ़ेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, चोर और पुलिसकर्मी की क्रम से 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने का पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। बड़ा इजी सा सवाल है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी 2023 में आया हुआ सवाल है ये, अब से नहीं 2013 से सवाल पूछा जाता है पुलिसकर्मी चोर का, चोर पुलिस का, और अब भी पूछा जा रहा है। तो अभी भी पेपर का लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है, जैसे पहले पेपर आता था ऐसे अब आ रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लैंग्वेज में हल्का सा ट्विस्ट है, बस और कुछ नहीं है, हल्का सा ट्विस्ट लैंग्वेज में दे दिया जाता है। देखो 300 मीटर चोर आ गए पुलिसकर्मी से, ऐसे समझिए कि यहाँ ये डिस्टेंस है जी, ये क्या है जी, यहाँ चोर है जी, है नहीं, और यहाँ पर पुलिस है, ठीक है, चोर है और पुलिस है, ये 300 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच की। ये मत कहना भी एक हिंदी में लिख दे, एक इंग्लिश में लिख दिया, अब लिख दिया मैंने। अब मेरे भाई इसमें कह रहा है कि जब पुलिसकर्मी उसकी जो स्पीड है ना वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है जी, और ये 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ओके, तो फाइनली हमसे पूछ रहा है
कितने किलोमीटर दौड़ने का पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है जी। देखो 300 मीटर की डिस्टेंस जो गैप है ना, बस वही तो कवर करना है मेरे को। तो टाइम कितना लगेगा इसे कवर करने में? जैसे ही ये कवर कर लेगा उनके बीच का गैप खत्म, मतलब उसे पकड़ लेगा वो। कहीं यहाँ जाकर मीट करेंगे पुलिस और चोर थीफ, है नहीं, यहाँ पर जाकर मीट कर जाएंगे। तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे को डिस्टेंस बतानी है ये चीज़। टाइम निकालने के लिए जो बीच का गैप है उसे खत्म कर दो, यानी 300 मीटर अपॉन 13 किलोमीटर स्पीड इसकी, 11 की इसकी है। तो कितने से खत्म करेगा इसे? रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? 13 माइनस 11 2। लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18। तो 2×5 = 10, 18×4 = 54, यानी कि 540 सेकंड। तो 540 सेकंड बाद जो है पुलिस जो है चोर जो है वो पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब मेरे भाई डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा भाई पुलिस? वो 13 की स्पीड से चलता है जी, और 540 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जी? 13 × 5/18 मीटर में निकल जाएगी जी डिस्टेंस। 18×4 = 13×5 = 65, 5×15 यानी 195, 195 आएगा ना। 15×45, 15×15 = 19, यानी कि 1.95। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो उसे जाकर पकड़ लेगा। या आप बोल सकते हो कि 1950 मीटर। 1950 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1.95 किलोमीटर। ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी पुलिसकर्मी जो है चोर को 1950 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है दोस्त, स्टार्टिंग से। नेक्स्ट, अच्छा अगर चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी इसके बाद में, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे जी? चोर ने यहाँ से जो डिस्टेंस कवर की वो 195 माइनस 300, यानी 1950 माइनस 300, 1650 आ जाएगा। लेकिन वो यही पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई। 1940 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% के डिस्काउंट पर बेचेगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखो कितना ईजी से सवाल दे दिया। सारे सवाल मुझे लगता है 4-5 सवाल को छोड़ के सारे सवाल बहुत ईजी हैं। 4-5 सवाल भी ईजी, लेकिन हल्के से कैलकुलेटिव थे वो। जैसे CI का क्वेश्चन था एक 5 साल का, 15% का डिस्काउंट था, तो मेरे भाई 17/20, 1 0 कट गई, 2 में 18 है, 2 7 14, यानी 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 होने वाली है जो कि 3 ऑप्शन में। तो 17 7 119, 11 कैरी 11, 17 136, 36 147, तो 1479 रुपये में जो है 17 136, अच्छा 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 136, 17 153, 153 प्लस 11 164, तो 1649 रुपये में उस वस्तु को सेल करेगा वो। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरीज Q and S टुगेदर इन सितंबर एंड द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरीज P and R टुगेदर इन नवंबर। सितंबर में बेकरी Q और S के द्वारा बेचे गए केक की कुल संख्या। देखो सितंबर पर फोकस करना है, Q और S की बात करनी है। सितंबर ये रहा, Q और S ये रहा, 189 और 154 कितना होगा जी? 9 और 4 13, 18 15 33 और 1 34, तो 343 हो गए टोटल। नवंबर बेकरी में P और R द्वारा बेचे गए कुल संख्या के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है नहीं। नवंबर में P और R, नवंबर में P ये रहा जी, और भाई R ये रहा जी। इन दोनों को जोड़ लो, 168 का 2 गुना 2 8 16, 336 आएगा जी। घटाना है तो 7 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का? 7। कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 6 मीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ओके ये होगा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर कंप्लीट। ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स ये कहने क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है मेरे भाई, एक तो 6 मीटर की छड़ है जी, एक 5.25 मीटर की छड़ है जी, और तीसरी है जी 12.5 मीटर की छड़ है जी। ये लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। अधिकतम संभव लंबाई की लेंथ क्या होगी जो इन्हें नाप दे। इट मीन्स इनके HCF फाइंड करवाना चाह रहा है वो, HCF। तो मेरे भाई HCF देखो 5 इसमें है, 5 इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 तो भाई होने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन 5 का आधा 2.5 हो सकता है, जो कि 0.25 होगा।
तो 0.25 मीटर से इसे आसानी से नाप सकते हैं। देखो 9 से कटने वाला नहीं है, 6 कंप्लीट नहीं कटेगा, 0.35 से नहीं कटेगा, तो 6 जो है 0.25 मीटर से कट जाएगा और यही इसका HCF होगा। यानी वो एक ऐसी लंबाई होगी 0.25 जो ने कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी, कम्प्लीटली सटीक रूप से माप देगी। ये इस सवाल का आंसर होगा। और हमारा जो है आज की CPO की सेकंड शिफ्ट जो थी भाई, वो 3 तारीख वाली, वो हमारी फिनिश हुई। आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन जो मैंने करवाया है? बहुत आराम से करवाया है, बड़े प्यार से करवाया है। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दी हैं, इसी तरीके की चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिलने वाली है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।